हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 43 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में आईटीबीपी के 32वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। तो ये वर्तमान में खुफिया ब्यूरो, ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान में ये खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। और खुफिया ब्यूरो में काम करते हुए इन्होंने कई मामले भी सुलझाए हैं। तो हाल ही में आईटीबीपी के 32वें महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के बीच चौथा विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में भारत और इथियोपिया देश के बीच चौथा विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत और इथियोपिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श यानी कि एफओसी का चौथा दौर 3 अक्टूबर 2022 को अदीस अबाबा में आयोजित किया गया। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया पूछा जा सकता है, तो इसका आयोजन कहाँ पर? अदीस अबाबा में किया गया। और इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पुनित आर कुंडल और इथियोपिया के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व एशिया और प्रशांत देशों के मामलों के महानिदेशक डॉक्टर गेबेहू गंगा गाइतो ने की। और दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें से राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक मामले, विकास साझेदारी परियोजनाएं, सांस्कृतिक और काउंसुलर मामले और उच्च शिक्षा में सहयोग, इसके साथ ही लोगों से लोगों के बीच संपर्क आदि शामिल थे। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ाकर 10% किया है? तो देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ाकर 10% किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। और इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की 10% आबादी, एसटी की जो 10% आबादी है
तो 10% आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है और ये आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की है। तो देखिए, गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की है? ये तैयार की है E.K. पॉल ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? आप क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है ये। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिहाड़। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जो जमींदार का हिस्सा होता था उसको क्या कहा जाता था? तिहाड़ कहा जाता था। देखिए, तिहाड़ जो था ये एक प्रकार का कृषि कर था, ये ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का ये कृषि कर था आपका तिहाड़, जो कि फसल कटाई के बाद जमींदार को दिया जाता था और यह व्यवस्था टिहरी रियासत में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन देखें। कुली बेगार विरोध में पहली सभा का आयोजन हुआ। तो देखिए, कुली बेगार विरोध में पहली सभा का जो आयोजन किया गया था ये 1 जनवरी 1921 को किया गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कुली बेगार विरोध में पहली सभा का आयोजन 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के हरु मंदिर में। चामी गांव जो है, तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है हरु मंदिर, तो चामी गांव के हरु मंदिर में किया गया और जहां उत्तरायणी मेले में इस आंदोलन के विरोध में भाग लेने का निर्णय किया गया। और कुली बेगार प्रथा की अगर हम बात करें तो कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर 1921 तक रही। ये ध्यान रखेंगे, 1815 से 1921 तक ये प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में रही थी। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो सिविल वन होते हैं तो उन पर किसका नियंत्रण होता है? जिला दंडाधिकारी का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड में सिविल वनों पर जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है, जबकि जो राजकीय वन होते हैं, राजकीय वनों के संरक्षण का उत्तरदायित्व जिला वन अधिकारी पर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। जो सिविल वन होते हैं तो उस पर किसका नियंत्रण? जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके राजकीय वन होंगे उन पर जिला वनाधिकारी का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में ये जनजाति है भोटिया जनजाति, जो कि मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भोटिया जो जनजाति है ये अर्ध घुमंतू जनजाति है जो मुख्यतः भेड़ पालन में संलग्न रहती है। बाकी हम राजी, थारू और बोक्सा जनजाति की अगर हम बात करें तो थारू, राजी और बोक्सा जनजाति ये कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं। ये जनजातियां कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो ये कौन है? ये है S.H. कपाड़िया। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यायमूर्ति S.H. कपाड़िया भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वह पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये ध्यान रखेंगे। S.H. कपाड़े जो थे किस समुदाय से संबंधित थे? पारसी समुदाय से। अगला क्वेश्चन है। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है ये तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप अदर कोई उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
जैसे कि आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ रहती है। और डेली रात को 8 बजे आपको ये सीरीज़ स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सबसे पहले आप स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए इन क्लासेस को डेली बेसिस पर देखने के लिए, और आप स्टडी विद एम पर डेली विजिट करके इन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और इन सीरीज़ की अभी तक आप सभी को 43 सीरीज़ प्रोवाइड करा दिए गए हैं, यानी कि आज का जो सीरीज़ है 43 नंबर का है। तो 42 सीरीज़ अब तक आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो उत्तराखंड पुलिस स्पेशल 2022 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करके सारी सीरीज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौली घाटी में स्थित जो मलारी गांव है, यहाँ पर समाधियों का जो अध्ययन है ये किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिव प्रसाद डबराल ने वर्ष 1956 में मलारी गांव में समाधान की खोज की। और मलारी गांव जो है ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित ये गांव है, और यहाँ से 5.2 केजी सोने के मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और यहाँ से काले व धूसर रंग से चित्रित मृदभांड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मगध की जो राजधानी है ये राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी किसने? उदयन ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो उदयन था, उदयन जो था ये किसका पुत्र था? ये था अजात शत्रु का। अजात शत्रु का ये पुत्र था। तो अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने वास्तविक रूप से पाटलिपुत्र नगर को बनाया था। पाटलिपुत्र जो नगर है इसको किसने बनाया था पूछा जा सकता है। तो किसने? उदयन ने इसको बनाया था, यानी कि बसाया था। और यह मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी इसी ने ही। उदयन ने ही मगध की जो राजधानी है ये राजगृह से कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन देखें, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है ये है पाक जलद मरुमध्य। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जलद मरुमध्य यानी कि जो जल संधि है ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है, और यह जल संधि पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ये ध्यान रखेंगे, ये जल संधि जो है ये पाक खाड़ी को किस खाड़ी से? मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने किया था? देखिए आपका जो धार्मिक स्तूप है इसका निर्माण किसने किया था? इसका जो निर्माण है ये अशोक ने किया था, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने किया था, और यह एक वृहद स्तूप है। ये ध्यान रखेंगे, ये एक वृहद स्तूप है। धार्मिक स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, वाराणसी के सारनाथ में यह स्तूप स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर? सारनाथ में स्थित है, ये वाराणसी के सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जो बाघ दिवस है ये मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। और वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुए प्रथम बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कब इसका निर्णय लिया गया, कहाँ पर लिया गया, ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं वीरेंद्र रावत। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए वीरेंद्र रावत जो हैं ये ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं और इन्होंने वर्ष 2010 में अहमदाबाद में पहले ग्रीन स्कूल की स्थापना की थी। ये ध्यान रखेंगे, पहला ग्रीन स्कूल कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पहला ग्रीन स्कूल है जिसकी स्थापना वीरेंद्र रावत ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भद्रा वन्य जीव अभयारण्य ये स्थित है आपके किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, जिला भी ध्यान रख लीजिए, कभी कभी आयु के द्वारा जिला पूछ लिया जाता है। तो चिकमंगलूर जिले में स्थित है यह अभयारण्य और यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि एक टाइगर रिजर्व है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं और आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो देखिए मिट्टी की बारात नामक जो कविता संग्रह है इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है और इसके लिए इन्हें वर्ष 1974 में, इस रचना के लिए इनको वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, किस राज्य में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए लिंगानुपात जो है सबसे अधिक किस जनपद का है? अल्मोड़ा जनपद का है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है यहाँ पे लिंगानुपात? 1039। और इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद का स्थान आता है और रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी, फिर बागेश्वर। यहाँ पे हम लिंगानुपात की बात करें, रुद्रप्रयाग का कितना है? 1114 है और पौड़ी का है 1103 और बागेश्वर का है 1090। तो सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा का, इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का स्थान और उसके बाद आता है आपके पौड़ी का स्थान, फिर आता है बागेश्वर का। तो ये ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? देखिए मालपा जो भूस्खलन हुआ था ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन ना उत्तराखंड के जो आयोग है आपके लोक सेवा आयोग है इसके द्वारा भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रख लीजिए। आप आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में ही पूछ लिया जाए। तो मालपा जो भूस्खलन हुआ था ये हुआ था आपका वर्ष 1998 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 18 अगस्त बाई डेट पूछ लिया जाए तो डेट भी याद रखिए। 18 अगस्त 1998 को मालपा में भूस्खलन आया था जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मालपा किस जिले में है पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पे 18 अगस्त 1998 को भयंकर भूस्खलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं। देखिए राजी जनजाति की अगर हम बात करें तो इनके मुख्य देवता कौन से हैं? बागनाथ देवता। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राजी जनजाति लोग जो हैं, राजी जनजाति के जो लोग हैं ये किस धर्म को? हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं और राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता। राजी जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल
जिलों में निवास करती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।